नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की आज 75वीं पूर्ण जयंती पर समूचे राष्ट्र ने स्मरण किया, उनके विचारों को स्मरण किया, उनके बलिदान, उनके त्याग को स्मरण किया, उनकी जो संघर्ष शक्ति थी उसको याद किया और संकल्प लिया हमें ऐसे ही रास्ते पर चलना है। पूज्य बापू की समाधि स्थल पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के अनेक स्वनामधन्य पहुंचे और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का बलिदान हमेशा याद रहेगा और महात्मा गांधी का एक एक वाक्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी धर्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं और कहते हैं क्या कि धर्म क्या है। उनका कहना था कि धर्म सत्य है, सत्य, और उसके पाने का तरीका क्या है, धर्म को पाने का तरीका क्या, वो है अहिंसा। अगर आप इन दो शब्दों पर ध्यान दें, धर्म और अहिंसा पर, तो निश्चित रूप से आपको एक नई दिशा मिलेगी। खास तौर से वर्तमान संदर्भों में जबकि देश में हिंसा, नफरत, घृणा की बातें की जा रही हो। आज ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा पूरी की। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण रहे, बेमिसाल क्षण रहे, युवाओं को अनुप्रेरित करने वाले क्षण थे। राहुल गांधी के समापन पर कांग्रेस के दफ्तर पर झंडा फहराया गया और एक भारत जोड़ो यात्रा के स्मारक का अनावरण भी किया गया। इतना ही नहीं हुआ, राहुल गांधी ने जब संबोधन किया तो उस समय बर्फ गिर रही थी, लोगों ने छाता लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी ने छाता को हटा दिया और अपना भाषण जारी रखा। अगर उनके भाषण को ध्यान से सुने तो उसमें अध्यात्म का भी पुट है, संघर्ष का भी पुट है, संस्मरण भी है और साथ में है एक नई दिशा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने हिंसा देखी है और सही है। हालांकि उनके भाषणों को राजनीति से जोड़ करके भी कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से हमने कश्मीर में यात्रा की 4 दिनों तक, तो हमें हैंड ग्रेनेड नहीं, हमको प्यार मिला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस के लोग 4 दिनों तक पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई स्ट्रक्चर है, मैं तो सरकारी घर में रहता हूं। और उन्होंने कहा कश्मीरियत क्या है, उन्होंने कहा कश्मीरियत यही है, हम अहंकार से बचे, हम आक्रमण से बचे, हम नफरत से बचे। और उन्होंने ये भी कहा
कि कश्मीर तो मेरा घर है। और आज मुझे वो भाव के क्षण आ गए, मेरी आंखें गीली हो गई जब प्रियंका गांधी ने मां सोनिया गांधी से कहा, हम कश्मीर में हैं, कश्मीर मेरा घर है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने आगे ये भी बताया कि कैसे जीवन में जब यात्रा की जाती है, संघर्ष किया जाता है, तो उसमें क्या। उन्होंने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकला, थोड़ा चला था, मेरे में अहंकार आ गया जो स्वाभाविक था, अहंकार आ गया। और जब ये अहंकार आ गया तो मैं 5-7 किलोमीटर चला कि मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि घुटनों में दर्द क्यों शुरू हुआ। जब मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था तो एक बार फुटबॉल मेरे घुटनों में लगा और उस कारण हमारे में दर्द शुरू हो गया। अब मैं परेशान हो गया, यात्रा कैसे पूरी होगी, संकल्प कैसे पूरा होगा, और जिस उद्देश्य को लेकर के हम चले उसकी पूर्ति कैसे होगी। कहते जब ये सब विचार आए, मैं बढ़ता गया, मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि जब हमने अपनी यात्रा को विराम भी दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम 4 दिनों में मुझसे कहा गया कि आप गाड़ी से चलिए, सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है पैदल चलना। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो फैसला ले लिया, मुझे तो पैदल ही चलना है। और उन्होंने कहा मैं पैदल चला और मुझे भरपूर प्यार मिला। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और उस जनसभा के लिए 23 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि उसमें आधे से अधिक नहीं आए, उसके विभिन्न कारण हैं, लेकिन इसी बीच कुछ बयान ऐसे भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी विपक्षी एकता के लिए कृत संकल्प है, उन्होंने एक बयान दे दिया, मैं जीते जी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। अब सवाल ये खड़े हो गए कि कश्मीर में भारत जो यात्रा को विराम मिल गया है, अब क्या दिल्ली के लिए संग्राम होगा? क्या 2024 की बारी है? क्या विपक्ष को एकता में करने की तैयारी है? ये तमाम बिंदु खड़े हो गए हैं और इन बिंदुओं के जवाब समय पर ही मिलेंगे। हालांकि एक दावा किया जा रहा है, इस यात्रा से कुछ हुआ हो चाहे न हुआ हो, लेकिन एक माहौल बना है और कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। यह एक जबरदस्त संदेश मिल रहा है। वही आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें पहली बार राजनीतिक रंग दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव है विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीटों के लिए। पहले ये चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़े जाते थे, जो जितने वोट बनवा लेता था वो जीत जाता था, एक परंपरा थी। कुछ वोटों में तोड़फोड़ हो जाती थी, लेकिन
ये पहली बार है जबकि इस चुनाव में राजनीतिक दल आमने सामने हैं। माने भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए। 5 सीटों पर, 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 3 स्नातक और 2 शिक्षक, जिनमें 2 सीटें कानपुर की हैं। कानपुर खंड मतलब कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव। यहां पर एक स्नातक और एक शिक्षक सीट के लिए चुनाव हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में ही दस्तक दे दी थी, लेकिन इस बार बाकायदे 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। फिर क्या था? जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। राजनीतिक दंगल हो गया। ये पहली बार देखने को मिल रहा है, और शिक्षक सीट पर तो बिल्कुल पहली बार। अगर कानपुर खंड की बात करें तो इस सीट पर मतदान तेजी के साथ हो रहा है। गोरखपुर में भी मतदान हो रहा है, इलाहाबाद खंड में भी मतदान हो रहा है, झांसी खंड में भी मतदान हो रहा है, सब जगह मतदान हो रहा है। और राजनीतिक रंग के ही कारण मुरादाबाद में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए आपस में, क्योंकि सपा वाले भी लाल टोपी में थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने केसरिया और कमल के साथ थे। दोनों तनातनी थे। और बात क्या हुई? एक समाजवादी पार्टी के नेता अपनी गाड़ी ले जाना चाहते थे पुलिस स्टेशन में, पुलिस ने रोक लिया। इसी बात को लेकर के झड़पें हो गई। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। और सच बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को, उसके एजेंट को पोलिंग बूथ से भगा दिया गया। अब राजनीतिक रंग है तो फिर होगा ही। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि आखिर ये इतनी कवायद क्यों भी हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव बड़ा अहम है, और अगर वो एक भी सीट जीत लेती है, एक भी सीट जीत लेती है, तो विधान परिषद में उसकी विपक्ष की मान्यता बनी रहेगी और वह चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। मतदान हो रहा है। हालांकि जो मतदाताओं की संख्या है वो अपेक्षाकृत बड़ी कमजोर है। अब कानपुर में 25 लाख स्नातक है, वोटर कितने? 2,10,000। ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। और 3 फरवरी को जब मतदान होगा तो एक बात आपको बता दें, इस मतदान के जो मतगणना है, तो 3 फरवरी को मतगणना होगी, उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। ये नहीं कि जिसको ज्यादा वोट मिल गया तो जीत गया। जीतेगा वही जिसे वैध मतों के 50% प्लस 1 वोट मिलेगा। माने कि उसे 50% वोट लाना जरूरी है। इसीलिए यह जो है वरीयता क्रम का चुनाव है। इसमें आप हर प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं, लेकिन क्रम से नंबर 1 पर किसको देना चाहते हैं, 2 पर किसको देना चाहते हैं, 3 को, 4 को। क्योंकि अगर पहले प्राथमिकता में विजयी नहीं हो पाता है प्रत्याशी, तो उसके दूसरे नंबर के वोट गिने जाते हैं, और तब प्लस करके देखा जाता है कि उसका कोटा पूरा हो रहा है कि नहीं, 50% +1 का।
तो ये एक विषम चुनाव भी है और इस चुनाव से कम विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का भविष्य भी तय होना है। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 2024 की तैयारी में लगता यह है कि बीजेपी से ज्यादा बसपा सपा आपस में लड़ रही है। अब इसका आकलन आपको कैसे होगा? सीधा आकलन अगर आप समाजवादी पार्टी की जो घोषित टीम है जरा उसको देख लीजिए। मायावती ने इस बार दलित और मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग करने का मन बनाया। खास तौर से यह कहा जा रहा है कि मायावती ने सपा को झटका देने के लिए एक नया समीकरण तैयार कर दिया। पश्चिम से इमरान को ले आई, इसी तरीके से पूर्वांचल से ऐसे ही ढलान में मुस्लिम नेताओं को ले आई और अपना एक टेरर भी दे दिया। जब आजमगढ़ में जावेद को चुनाव में उतार करके सपा के प्रत्याशी को मैदान से बाहर करा दिया। कहते हैं कि जब वो कहती है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ते हैं तो जावेद को क्यों लड़ाया गया? तो जावेद को जानबूझकर आजमगढ़ से लड़ाया गया। रामपुर में कोई बीएसपी का कैंडिडेट नहीं हुआ, मैनपुरी में नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ में हो गया। और उसका कारण क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक पारिवारिक सदस्य धर्मेंद्र, जिसकी प्रतिष्ठा सीधे अखिलेश से लगी हुई थी, उसको हरवा दिया। अब जब ये दलित और मुस्लिम का समीकरण शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी ने भी जवाब देने के लिए उनके दलित वोट बैंक में सेंध लगा दी। और क्या किया? कहा अब मेरा समीकरण क्या होगा? मेरा समीकरण होगा दलित, पिछड़ा और मुस्लिम। और यही कारण है कि जो टीम बनाई गई उसमें जो बसपा में पहले जो लोग रहे हैं उनको महत्व दे दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने विवादित होने के बावजूद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, लालजी वर्मा को बना दिया गया और रामचल राजभर को बना दिया गया, राजा राम पाल को बना दिया गया। ये लोग कौन है? इंद्रजीत सरोज को बना दिया गया। ये लोग कौन है? ये सब बीएसपी से आए हैं। सीधी सीधी पकड़ इस बात की है कि अगर तुम मुस्लिम पर सेंध लगाओगी तो हम भी जो है दलितों में सेंध लगाएंगे। और इस बार टीम भी विस्तृत हो गई है। जहां 55 केवल थे, 55 टीम में, अब उनकी संख्या बढ़ के 64 हो गई है। राम गोपाल और कृष्ण चंद्र नंदा उपाध्यक्ष और प्रमुख महासचिव के पद यथावत। शिवपाल का कद बढ़ा दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। हालांकि उनके साथ में पहले 10 थे, अब 15 राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। सचिव जिनकी संख्या पहले 10 थी अब 20 हो गई है। और कार्यकारिणी के सदस्य जिनकी संख्या पहले 25 थी अब 21 हो गई है। ये गणित खेली गई। और अब तो अखिलेश यादव मानस के मामले में लगता बड़े नरम पड़ गए। अब कह रहे हैं मुझे मानस के बारे में ज्यादा तक तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें नकारात्मकता तो है ही है और मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं। मैंने सीधे तौर पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाने की तो बात नहीं कही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मौन स्वीकृति लक्षणम, मौन जो करलेस के माने उसने स्वीकृति की दे दी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, लेकिन अखिलेश ने एक नसीहत भी दे दी है। नसीहत ये दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को,
कृपया करके धर्म के मामलों को तूल मत देना। अगर धर्म के मामलों को तूल दोगे तो फिर समीकरण बिगड़ जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि सपा और बसपा का ये युद्ध किस ओर जाता है और कैसे भाजपा से मुकाबला होता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।